Hello my dear students, my name is Sakshi Gupta and I am your SST educator. Today I will explain you the third chapter of class 8 and this is from history. This chapter name is ruling the countryside. यानी कि जो ग्रामीण इलाके होते हैं उन पर शासन करना. इसमें हम पॉइंट्स पढ़ेंगे. आपका फर्स्ट पॉइंट है कॉलोनियल एग्रियन पॉलिसीज, द परमानेंट सेटलमेंट जो कि 1793 में हुआ, इफेक्ट्स ऑफ एग्रियन सिस्टम ऑन द पीपल, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रियन रिआउट्स यानी कि कृषि दंगे, द इंडिगो रिवॉल्ट और अ केस स्टडी जो कि है पंजाब की. नाउ इट्स टाइम टू टर्न अप, जिसमें आपके क्वेश्चंस है व्हाट इज शोन इन दिस पिक्चर, यानी कि आपको जो पिक्चर दिखाई जा रही है इसमें क्या बताया जा रहा है. इसमें हो रहा है फार्मर्स चंपारण सत्याग्रह. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई फार्मर्स रिफ्यूज टू वर्क हियर, कि यहां पर लोगों को काम क्यों करना पड़ा. इन हार्श कंडीशंस. लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन. So India is standing on at the boundary line between developing and developed economy. With the progress and latest developments in various sectors, India can now boast of well development industries and all-round economic advancement. However, conditions were not the same in the pre-colonial period. In those times, the Indian economy was predominantly on agrarian economy. जो भारत था वो वो एक बाउंड्री लाइन पर स्टैंडिंग था, किसमें, डेवलपिंग और डेवलप्ड इकोनॉमी के बीच में. और इसी प्रोग्रेस के साथ में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए वो अलग अलग सेक्टर्स में हुए, जैसे कि इंडिया में वेल डेवलप्ड इंडस्ट्री आई, सब तरफ इकोनॉमी एडवांसमेंट हुआ. हालांकि जो कंडीशंस थी वो हर जगह सेम नहीं थी. उस समय जो भारत की इकोनॉमी थी वो क्या थी, कृषि इकोनॉमी थी. लेट्स रीड अबाउट कॉलोनियल एग्रियन पॉलिसीज. The established of British rule in India had far-reaching consequences. It changed every aspect of Indian life, political, economic, social and culture. जब भारत में ब्रिटिश शासन का रूल यानी ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ तो वो बहुत दूर दूर तक पहुंच गया. जितने भी पहलू थे भारतीय जीवन के, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो या कल्चरल हो, वो सभी चेंज हो गए. The main of those policies were to increase the company's profit and to exploit the Indian people. जो इन नीतियों का जो नीति उन्होंने अपनाई, उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाना और जो भारतीय लोग हैं उनका शोषण करना. They treated India as a main colony in whose interest it was to subordinate it to the requirements of the British commercial classes, capitalists and manufacturers. वो भारत को कैसे ट्रीट करते थे, एक मेयर कॉलोनी की तरह, और जिसमें उनका इंटरेस्ट होता था, जो सबऑर्डिनेट होते थे उनकी जरूरतों के सामने, जो ब्रिटिश कमर्शियल क्लास थी या कैपिटलिस्ट थी या मैन्युफैक्चरर थे. द कमर्शियल पॉलिसी लेड टू द कंप्लीट ruin ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. और जो कमर्शियल पॉलिसी थी उन्होंने क्या किया, पूरी तरह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया. Modern industry were not allowed to be set up and India lagged behind in the industrial revolution. Overall, in left India underdeveloped and backward. जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी उनको भारत में सेट करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उसके पीछे. इससे क्या हुआ कि इंडिया क्या हो गया, बिना विकसित हुए रह गया और पिछड़ा हुआ रह गया. We have read that the collection of revenue was the first privilege that the company won after the battle of Buxar. जब बक्सर का युद्ध कंपनी ने जीत लिया तो हमने पढ़ा कि जो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू था, यानी जो कर का राजस्व का कलेक्शन करते थे, वो क्या था, उनका फर्स्ट प्रिविलेज था. विद द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज, जब ब्रिटिश टेरिटरीज का एक्सपेंशन हो गया, द अमाउंट ऑफ द कलेक्शन इज इंक्रीज्ड एंड लैंड रेवेन्यू बिकम द कंट्रीज बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम. तो जो कलेक्शन था उनके अमाउंट का वो बहुत ज्यादा बढ़ गया और जो लैंड रेवेन्यू था वो क्या बन गया, कंट्री की बिगेस्ट सोर्स बन गया इनकम के लिए. A large share of this income was paid to the government of Britain as tribute. उनका जो लार्ज शेयर था इनकम का वो क्या जाता था, गवर्नमेंट को जाता था ब्रिटेन की तरफ से, जो कि उनका गठबंधन था. A part of the revenue was invested in buying commercial goods in India, which the company exported to Britain and other countries. जो एक पार्ट था रेवेन्यू का वो किसमें इन्वेस्ट होता था, कमर्शियल गुड्स को खरीदने में भारत से,
जो कि कंपनी ब्रिटेन को या फिर अदर कंपनी को एक्सपोर्ट करती थी। इन वॉरेन हेस्टिंग्स टाइम, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय, द कंपनी इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल एंड बिहार द सिस्टम ऑफ ऑर्डनिंग द राइट ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू। तो जो कंपनी है उसने क्या किया, बंगाल और बिहार में एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जो कि रेवेन्यू कलेक्टिंग के लिए अधिकार था। The person giving the highest bid was given the right to collect revenue from the sea। जो पर्सन ने हाईएस्ट बिड दिया, जो रेवेन्यू कलेक्ट का एक अधिकार दिया, वो कहां से दिया, एरिया से दिया। The new system proved helpful neither to the company as the actual collection never came up to its expectation nor to peasants who were pleaded by the new zamindars। जो न्यू सिस्टम था वो हेल्पफुल साबित हुआ और जो कंपनी थी उनका जो एक्चुअल कलेक्शन था वो कभी भी किसी के सामने नहीं आया और जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी वो न्यू जमींदार से बढ़ गई। नेक्स्ट इसमें आया द परमानेंट सेटलमेंट यानी कि स्थायी बंदोबस्त। कॉर्नवालिस ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन इंडिया वाज द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द लैंड टैक्सेशन नोन एज परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793। द मेजर फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट आर, जो कॉर्नवालिस थे उनका जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट था भारत में वो क्या था, कि लैंड टैक्सेशन का रिकॉग्नाइजेशन, जिसको परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 के नाम से जाना जाता है। और उसकी जो मुख्य विशेषताएं थी वो क्या थी, इट कन्वर्टेड द जमींदार्स एंड रेवेन्यू कलेक्टर इनटू अ क्लास ऑफ हेरिडेटरी लैंड ओनर्स। उसने जमींदार को किस में कन्वर्ट कर दिया, रेवेन्यू कलेक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया, एक हेरिडेटरी लैंड ओनर्स क्लास में। इट फिक्स द रेवेन्यू डिमांड फॉर एवर, उसने हमेशा के लिए रेवेन्यू डिमांड फिक्स कर दी। इफ द जमींदार मैनेज टू इंक्रीज हिज लैंड कलेक्शन either by bringing more land under cultivation or by extracting more from the roots, he could keep the amount and the company would not demand any share of it। अगर कोई जमींदार अपने लैंड कलेक्शन को इंक्रीज करता है या फिर अपने लैंड कल्टीवेशन को और ज्यादा बढ़ाता है तो कंपनी उससे कोई डिमांड, कोई शेयर नहीं करेगी। द कंपनी इंट्रोड्यूस्ड द सनसेट लॉज, कंपनी ने सनसेट लॉ इंट्रोड्यूस किया। अंडर द ऑपरेशन ऑफ लॉ, इस लॉ के अंदर द कंपनी हैड द राइट टू ऑक्शन द लैंड टू द हाईएस्ट बिडर। कंपनी को उस भूमि का ऑक्शन करने का, उसकी नीलामी करने का अधिकार था। इफ द रेवेन्यू वाज नॉट पेड, अगर उस रेवेन्यू को, उस कर को नहीं पे किया गया, टिल द सनसेट ऑफ द डे, जब तक कि दिन का सनसेट ना हो जाए। द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम वाज बंगाल हैज मेनी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था बंगाल में, उसकी बहुत ज्यादा मेरिट थी और डीमेरिट भी थी। क्या थी मेरिट, मेरिट यानी अच्छाई और डीमेरिट यानी बुराई। The collection system was simple and cheap and was accepted to increase agriculture production। जो कलेक्शन सिस्टम था वो बहुत ज्यादा सिंपल था और चीप था और इससे एक्सपेक्ट किया गया कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इससे बढ़ जाएगा। The company got fixed revenue regularly and at a due time and was saved from the bother of making charge in revenue। कंपनी ने एक फिक्स्ड रेवेन्यू कर दिया रेगुलर के लिए और उसका एक फिक्स टाइम कर दिया, जिससे उनको किससे बचा लिया, जो चेंज होते थे रेवेन्यू में उससे बच गया। और इसकी डीमेरिट थी द पीजेंट वर लेफ्ट टू द मर्सी ऑफ द जमींदार। जो पीजेंट थे उन्होंने जमींदार के खिलाफ मर्सी यानी दया जो थी वो त्याग दी। दे हैड नो प्रोटेक्शन फ्रॉम हिज ऑपरेसिव डिमांड, उनके पास अपनी डिमांड से बचने के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं था। द गवर्नमेंट वुड नॉट गेट एनी इंक्रीज इन द शेयर इवन इफ द वैल्यू ऑफ द लैंड इंक्रीज्ड। जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, वो कोई भी शेयर इंक्रीज नहीं करेगी चाहे लैंड कितना ही इंक्रीज हो जाए। The system gave rise to a class of absent landlords। और जो सिस्टम है उसने क्या किया, एक राइज दिया किसमें, absent landlords की क्लास में। नेक्स्ट आया रैयतवाड़ी सिस्टम। बाय द एंड ऑफ द 18th century, जब 18th century का खत्म हो गया, द कंपनी हैड एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया व्हिच ब्रॉट प्रॉब्लम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो कंपनी थी उसने लगभग पूरे साउथ इंडिया के लार्ज पार्ट पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इससे क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई। परमानेंट सेटलमेंट हैड प्रूव्ड टू बी अ फाइनेंशियल लॉस फॉर द कंपनी एज इट हैड टू फॉरगो द एडिशनल इनकम मेड बाय द जमींदार। जो परमानेंट सेटलमेंट था उससे क्या हुआ, फाइनेंशियल बहुत ज्यादा लॉस होने लगा कंपनी के लिए और इससे जो एडिशनल इनकम जो थी, जो कि जमींदार द्वारा होती थी, वो खत्म हो गई। ऑल्सो द परमानेंट सेटलमेंट हैड रिजल्टेड इन द लार्ज स्केल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द रैयत who was left at the mercy of the oppressive जमींदार। इससे क्या हुआ कि जो परमानेंट सेटलमेंट था उसका परिणाम ये हुआ कि एक लार्ज स्केल पर जो रैयत थे उनका शोषण होने लगा, उन्होंने अपनी मर्जी जो थी जमींदारों के प्रति वो छोड़ दी। द रिजल्ट वाज द फॉर्मुलेशन ऑफ द रैयतवाड़ी सिस्टम। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, एक फॉर्मुलेशन हुआ जो कि क्या था, रैयतवाड़ी सिस्टम। इंट्रोड्यूस्ड इन मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जिसको
मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंट्स में रिकॉग्नाइज किया गया। इट वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन द रैयत एंड द कंपनी, ये एक एग्रीमेंट था रैयत और कंपनी के बीच में। इन दिस सिस्टम, और इस सिस्टम में द कंपनी रिकॉग्नाइज द रैयत एज द ओनर ऑफ द लैंड और कल्टीवेटर। जो कंपनी थी वो रैयत के रूप में जानी जाती थी, यानी कि एक भूमि का स्वामी या फिर कल्टीवेटर। देयर वॉज नो इंटरमीडियरी फॉर कलेक्टिंग द रेवेन्यू, उनके बीच में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं था जो कि किसी भी राजस्व को इकट्ठा कर सके। द रेवेन्यू वॉज पेड डायरेक्टली बाय द कल्टीवेटर्स टू द रेवेन्यू ऑफिशियल, जो रेवेन्यू था वो क्या था, डायरेक्ट कल्टीवेटर्स के द्वारा पेड किया जाता था रेवेन्यू ऑफिशियल को लगभग 20 से 30 साल तक। मेरिट्स क्या थी, द कल्टीवेटर वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनर ऑफ हिज प्लॉट ऑफ लैंड एज लॉन्ग एज ही पेड द लैंड रेवेन्यू। जो कल्टीवेटर था वो जब तक उस भूमि का मालिक समझा जाता था जब तक वो भूमि का कर चुकाता था। नेक्स्ट है इन्फोबिट्स। The Rayatwadi system was introduced by Reed and Monroe in Bombay and Madras Presidency. It was a direct settlement between the Rayat and the state. The revenue demand could be revised periodically. It was a simple and practical system of revenue administration which would be convenient both for the government and the governor. ये एक सिंपल और प्रैक्टिकल सिस्टम था रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कि गवर्नमेंट और गवर्नेंट दोनों के लिए ही सुविधाजनक था। The company was not a financial loser because it could increase its share after regular intervals. कंपनी को कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ क्योंकि इससे क्या हुआ, उनकी जो शेयर था वो इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट आई माहलवाड़ी सिस्टम। द माहलवाड़ी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन उत्तर प्रदेश, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड पंजाब। ये सिस्टम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के हिस्सों में और पंजाब में लागू हुआ। इट वाज अ मॉडिफाइड फ्रॉम द जमींदारी सिस्टम, इसने जमींदारी सिस्टम को मॉडिफाइड कर दिया। महल मीन्स अ विलेज और एन स्टेट एंड देयरफॉर द माहलवाड़ी सिस्टम में बी कॉल्ड द विलेज सिस्टम। महल का मतलब होता था इसमें विलेज, इसलिए उसको क्या कहा जाता था, विलेज सिस्टम भी कहा जाता था। दिस एग्रीमेंट वॉज मेड विलेज बाय विलेज और स्टेट बाय स्टेट विद द लैंडलॉर्ड। ये जो अरेंजमेंट था ये विलेज बाय विलेज होता था, स्टेट बाय स्टेट होता था लैंडलॉर्ड के द्वारा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इसमें इफेक्ट्स ऑफ एग्रीगेशन सिस्टम ऑन द पीपल। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड कम टू इंडिया विद द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट फॉर इट्स शेयर होल्डर थ्रू ट्रेड इन इंडियन गुड्स। For this, they depended on a regular income for agriculture to fight their wars, pay their officials, and maintain their office. Through the above agrarian policies, land revenue system of the British government were designed only to suit its own objectives. They had a bad effect on the people. जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो भारत में आई, वो किस उद्देश्य से आई कि ताकि जो उनका शेयर होल्डर है उसके लिए अगर वो भारत में व्यापार करेंगे तो वो एक बहुत ज्यादा लाभ कमाएंगे। फॉर दिस, और इससे उन्होंने क्या किया, वो किस पर डिपेंड हो गए, वो रेगुलर इनकम पर डिपेंड हो गए जो कि उन्हें एग्रीकल्चर से अपने युद्ध द्वारा प्राप्त होती थी। वो उससे क्या करते थे, अपने ऑफिशियल्स को पे करते थे, अपने ऑफिस को मेंटेन करते थे। और इन्हीं सभी पॉलिसीज से के द्वारा जो लैंड रिवेन्यू सिस्टम था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो क्या था, वो सिर्फ अब उनके उद्देश्य द्वारा ही डिजाइन किया गया था। इससे क्या हुआ, लोगों पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। जैसे फर्स्ट है हाई रेट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। The new system created a class of landholders with legal rights. The peasants' families cultivated the land and paid a part of the produce to the rulers as revenue. The rates of land revenue were very high. In spite of all best efforts, the independence increased on the condition of peasants become boss. जो नया सिस्टम हुआ क्लास लैंड होल्डर्स के लिए लीगल राइट्स के जरिए, तो जो पीसेंट फैमिली थी जो कल्टीवेट करती थी लैंड को और एक हिस्से को, प्रोड्यूस वाले हिस्से को शासक को पे करती थी रिवेन्यू के तौर पर, तो जो लैंड रिवेन्यू के रेट थे वो क्या गए हो गए, बहुत ज्यादा बढ़ गए। और इन्हीं सभी बेस्ट एफर्ट्स के द्वारा जो इंडेपेंडेंस थी वो क्या हो गई, बढ़ गई, और जो पीसेंट की कंडीशंस थी वो बहुत ज्यादा बुरी हो गई। नेक्स्ट पॉइंट आया इसमें एग्रीकल्चर। द कंपनी डिड नॉट मेक एनी effort to improve agriculture. It was reluctant to undertake any irrigation measure. Land continued to be tilled in the old style with primitive implements. Several famines occurred during the period. The government did not follow any famine relief policy. It accepted these famines as a normal occurrence. The government was not greatly interested in the increase of food production. It paid greater attention to cash crops like cotton, tea, indigo, jute, and opium. Tea plantation was started in Assam and at the Nilgiri hills. The standard of living of the peasantry remained extremely low. जो कंपनी थी उसने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने में कोई प्रयास नहीं दिखाया। इससे क्या हो गया, जो इरिगेशन के
निस्योर थे उसमें कमी होने लगी, और जो भूमि थी वो पुराने तरीकों से ही जोती जाने लगी। इससे जो बहुत इस काल में जो सर्वेल फैमिलीज एक्योर हुए थे, तो जो गवर्नमेंट थी उसने किसी प्रकार की कोई रिलीफ पॉलिसी को फॉलो नहीं किया। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो फैमिलीज हैं वो एक नॉर्मल एक्यूरेंस की तरह हैं, और जो गवर्नमेंट है उसने भी फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में कुछ भी ग्रेट इंटरेस्ट नहीं शो किया। उन्होंने जो अपना अटेंशन था वो कैश क्रॉप में पे किया, जैसे कि कॉटन, टी, इंडिगो, जूट और ओपिनियम। तो जो टी प्लांटेशन था वो कहां से, असम से और नीलगिरी हिल से स्टार्ट हो गया। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो लिविंग के स्टैंडर्ड थे वो बहुत ज्यादा लो होने लगे। डिक्लाइन ऑफ इंडिजियस ट्रेड, India had long enjoyed a prominent position in the field of trade and industry. Cotton, woolen and silk, cloth, ivory, copper, silk, gold, iron, gold and sandalwood were the main industry set up in the country. जो इंडिया थी उसने एक बहुत लंबा समय एक अच्छी पोजीशन ट्रेड और इंडस्ट्री के क्षेत्र में एंजॉय की थी। अब वो कॉटन हो, वुलन हो, सिल्क हो, क्लॉथ हो, आइवरी हो, कॉपर हो, सिल्वर हो, आयरन हो, गोल्ड हो, सैंडलवुड हो, इन सभी में क्या थी, मेन इंडस्ट्रीज कहां पर जो उनकी कंट्री थी उसमें सेट थी। शिप बिल्डिंग बिकम अ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इन द 17th and 18th सेंचुरी। अगर हम 17वीं और 18वीं शताब्दी की बात करें तो जो शिप बिल्डिंग थी वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण उद्योग बन गई थी। ढाका, कृष्णनगर, वाराणसी, लखनऊ, आगरा, मुल्तान, सूरत, बरोच, अहमदाबाद, ये क्या थे, वर द चीफ सेंटर्स फॉर द, ये मुख्य केंद्र थे किसके लिए, मैन्युफैक्चर ऑफ फाइन क्लोथ के मैन्युफैक्चर के लिए। लार्ज प्रॉफिट्स केम टू इंडियन रूलर्स फ्रॉम द सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और टैक्स ऑन ट्रेड्स। जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट था वो कहां से आता था, भारतीय शासक को मैन्युफैक्चर गुड और टैक्स से आता था जो कि व्यापार पर लगते थे। इंडियन रूलर्स इनकरेज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कंपनीज फैक्ट्रीज बिकॉज मोर ट्रेड मीन्ड मोर रेवेन्यू। इंडियन रूलर्स जो थे उन्होंने बहुत ज्यादा कंपनी की फैक्ट्री को स्थापित करने में इनकरेज किया, क्योंकि क्या होगा इससे, जितनी ज्यादा व्यापार होगा मतलब उतना ही ज्यादा उन्हें राजस्व कर आएगा। और लगभग 1757 तक द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज प्राइमरी ट्रेडिंग कंपनी विच एक्सपोर्टेड इंडियन गुड्स इन एक्सचेंज फॉर प्रीशियस मेटल्स। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक प्राइमरी ट्रेडिंग कंपनी बन गई थी जो इंडियन गुड्स को एक्सपोर्ट करती थी, किसमें, प्रीशियस मेटल के बदले में। डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री कब खत्म हुई, उसका पतन। Indian economy suffered badly during the first half of the 19th century. जो इंडियन इकोनॉमी थी लगभग 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ दौरान बहुत ज्यादा सफर हुई। इंडियन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री डीपली डिक्लाइन, जो इंडियन क्राफ्ट से इंडस्ट्री थी वो बहुत ज्यादा बिल्कुल खत्म हो गए। इंडियन क्राफ्ट्स वर पैटर्नाइज्ड मेनली बाय इंडियन प्रिंसेस एंड वेल्थी नोबल्स। जो इंडियन क्राफ्ट थे जो कि किसके द्वारा, इंडियन प्रिंसेस और वेल्थी नोबल्स द्वारा पैटर्नाइज्ड थे। द ब्रिटिश सिविल सर्विस एंड द न्यू एजुकेटेड क्लास प्रीफर्ड फॉरेन आर्टिकल्स। तो जो ब्रिटिश सिविल सर्विस है या जो न्यू एजुकेटेड क्लास के लोग थे उन्होंने फॉरेन आर्टिकल्स को प्रीफर किया। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी, ब्रॉट अ बिग डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट ड्यू टू स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम द चीफ मशीन मेड प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटेन। उससे क्या हुआ, हैंडीक्राफ्ट का एक बहुत भारी मात्रा में पतन हो गया और जो मशीन मेड प्रोडक्ट थे ब्रिटेन के, क्योंकि वो सस्ते होने लगे। इंडियन हैंडलूम क्लॉथ फेल टू कम्पीट विद द मच चीपर प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटिश मिल्स। जो इंडियन हैंडलूम क्लॉथ थे वो ब्रिटिश मॉल्स के बने हुए चीपर प्रोडक्ट्स को सामना नहीं कर पाए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड और अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ ब्रिटिश गुड्स। और जो गवर्नमेंट थी इंडिया की उसने क्या किया, एक पॉलिसी को अपना लिया और फ्री व्यापार और अनरिस्ट्रिक्टेड कर दी एंट्री किसकी, ब्रिटिश के सामान की। दिस पॉलिसी हार्म्ड इंडियन प्रोडक्ट्स, और इस पॉलिसी ने क्या किया, इंडियन प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इंडिया वाज नाउ फोर्स्ड टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल एंड एक्सेप्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एट हाई रेट्स। जो इंडिया थी वो क्या हुआ, फोर्स्ड में आ गई और उसने रॉ मटेरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट को हाई रेट में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर हेल्प्ड ब्रिटेन इन इट्स ट्रेड डिजाइन। जो ब्रिटिश एम्पायर था उसने क्या किया, ब्रिटेन डिजाइन को हेल्प करना शुरू कर दिया। रोल ऑफ मनी लेंडर, द इंडियन ब्लेज बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश हैड बीन सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ सफिशिएंट। जो भारत के गांव थे
जब ब्रिटिश शासन का एडवेंट नहीं हुआ था तो क्या थे, सेल्फ रिलिएंट थे और सेल्फ सफिशिएंट थे। दे प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड देयर ओन गुड्स, वो अपना सामान खुद बनाते थे, खुद बेचते थे। द विलेज पंचायत सेटल्ड देयर डिस्प्यूट्स, और जो विलेज पंचायत थी वो उनके छोटे मोटे झगड़ों को खत्म करती थी। विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, लेकिन जैसे ही उसमें अंग्रेजी शासन स्थापित हुआ, द विलेज पंचायत लॉस्ट देयर अथॉरिटी, तो जो विलेज पंचायत थी उसने अपने अधिकार को खो दिया। रेवेन्यू वाज फिक्स्ड विदाउट रेफरेंस टू द अमाउंट प्रोड्यूस्ड एंड हैड टू बी पेड इन कैश, जो रेवेन्यू था वो फिक्स्ड कर दिया गया बिना किसी रेफरेंस के, और जो अमाउंट था वो भी कैश में पे करना होता था। सो दैट द पीजेंट हैड टू रेज क्रॉप फॉर द मार्केट, तो इसलिए जो पीजेंट थे उन्होंने क्या किया, अपनी क्रॉप को मार्केट में रेज करना शुरू कर दिया। विद द न्यू लैंड लॉ, और न्यू लैंड लॉ के साथ लैंड बिकम सी लेवल एंड द इंडिविजुअल राइट्स ऑफ ओनरशिप वाज रिकॉग्नाइज्ड, जो लैंड था वो क्या हो गया, सी लेवल हो गया, और जो इंडिविजुअल राइट थे ओनरशिप के वो रिकॉग्नाइज्ड हो गए। द सिस्टम ऑफ पेइंग ऑफ रेवेन्यू विद इन द स्पेसिफाइड टाइम कंपेल्ड मनी स्मॉल लैंड होल्डर्स टू मॉर्टेज और टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टी, जो सिस्टम था रेवेन्यू का एक तय समय पर ही पे करना है। इससे क्या हुआ कि जो बहुत ज्यादा स्मॉल लैंड होल्डर्स थे उन्होंने अपनी भूमि को खो दिया। इन मैनी केसेस, और बहुत ज्यादा मुद्दों में, द पीजेंट वाज फोर्स्ड टू बोरो मनी फ्रॉम द मनी लेंडर टू पे द रेवेन्यू, जो पीजेंट थे, जो किसान थे, उनको मनी उधार लेने के लिए मनी लेंडर से फोर्स किया जाता था ताकि वो उस कर को, उस रेवेन्यू को पे कर पाए। द मनी लेंडर चार्ज्ड हिम हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑफन यूज्ड फॉल्स मींस टू प्रोलॉन्ग द डेबिट, और जो मनी लेंडर थे, जो उधार देते थे पैसों को, वो उस पर बहुत ज्यादा ब्याज लगाते थे। दस इसीलिए द पीजेंट अल्टीमेटली लॉस्ट पोजीशन ऑफ हिज लैंड टू द मनी लेंडर, इसके बाद में जब वो समय से मनी लेंडर का पैसा नहीं चुकाते थे तो जो उनका लैंड पर अधिकार था वो किस पर चला जाता था, मनी लेंडर पर। Hence the peasant become poor, इसीलिए जो किसान थे वो बहुत ज्यादा गरीब हो गए। They lost possession of their lands to the money lenders, merchant, richer peasant and other moneyed class. जो उनका लॉस्ट पोजीशन था उनके लैंड से, वो कहाँ चला गया, मनी लेंडर्स पर, मर्चेंट पर, रिचर पीसेंट पर, या फिर और जो मनीड क्लास थे। इंडियन इकोनॉमी वाज शैटर्ड, जो इंडिया की इकोनॉमी हो गई वो शैटर्ड हो गई। इंडस्ट्री डिक्लाइंड, इंडस्ट्रीज खत्म हो गई। एंड द मासेस सफर्ड, जो मास थे उनको सफर्ड करना पड़ा किस पर, न्यू रूलर्स के हाथों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि जो कृषि थी उसका व्यवसायीकरण। When the British East India Company got the Diwani of Bengal, Bihar and a part of Odisha, the old system of land holding was left distributed for some time. जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मिली या फिर बिहार और ओडिशा के पार्ट मिले, तो जो ओल्ड सिस्टम था लैंड होल्डिंग का वो क्या हो गया, लेफ्ट हो गया किससे, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो गया कुछ समय के लिए। बट द ऑफिशियल ऑफ द कंपनी बिगेन टू बली एंड पीजेंट एट द टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, लेकिन जो कंपनी के ऑफिसर्स थे उन्होंने क्या किया, पीजेंट से उस समय भी जो लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन था वो जारी रखा। द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड एंड इट हैड टू बी पेड इन कैश, जो रेट थे लैंड रेवेन्यू के वो फिक्स्ड थे और उनको कैश में पेड करना होता था। एज द रेवेन्यू हैड टू बी पेड इन कैश, क्योंकि रेवेन्यू पेड करना होता था कैश में। द पीसेंट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स व्हिच कुड फेच नीड मनी इन द मार्केट, तो पीसेंट जो थे उन्होंने ऐसी फसल उगानी शुरू कर दी जिसको मार्केट पर बेचने में पैसे मिले। द सिस्टम ऑफ नीड बेस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज गिवन अप, जो सिस्टम था नीड बेस्ड यानी कि जरूरत के आधार पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का वो क्या हो गया, गिवन अप हो गया। इंस्टीड ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन उगाने के बजाय द पीजेंट्स बिगेन टू ग्रो, जो पीजेंट थे उन्होंने क्या उगाना शुरू कर दिया, जूट, कॉफी, कॉटन, शुगर केन और टी। सच क्रॉप केम टू बी नोन एज, और इन्हीं क्रॉप्स को क्या कहा गया, कैश क्रॉप्स और कमर्शियल क्रॉप्स। देयर वाज thus a great change in the pattern of production, इसीलिए से जो उत्पादन का पैटर्न था उसमें बहुत ज्यादा बदलाव हो गया। आफ्टर सम टाइम्स, और कुछ समय बाद, this practice result in a decline in the production of food grains and an acute shortage of food supply, इससे क्या हुआ, जो फूड ग्रेन्स थे उनके उत्पादन में उनका खत्म हो गया उत्पादन और उससे फूड सप्लाई की शॉर्टेज होने लगी। द पीसेंट हैड नो चॉइस टू कल्टीवेट व्हाट वाज नीडेड बाय द लोकल रेजिडेंट, जो किसान थे उनके पास कोई चॉइस नहीं थी कि वो कल्टीवेट करें उसको जो कि वहां पर लोकल रेजिडेंट की जरूरत है। दिस हैड एन एडवर्स इफेक्ट ऑन विलेज लाइफ,
इससे क्या हुआ, ब्लेज लाइफ एक ग्रामीण जीवन पर एडवर्स इफेक्ट पड़ा। Many people had to lead a life of semi-starvation because of rapid fall in the production of food crops. बहुत से लोग ऐसे थे, उनको एक ऐसी लाइफ जीनी पड़ी जो कि सेमी स्टार्वेशन थी, क्योंकि जो रैपिड फॉल हुआ प्रोडक्शन में फूड क्रॉप्स का। All this left the peasantry starved, heavily indebted and illiterate. इससे क्या हुआ, जो peasantry starved थे वो बहुत ज्यादा कर्ज में आ गए और इलिटरेट हो गए। There was no will left to fight against tyranny. उनके पास कोई इच्छा नहीं थी कि वो tyranny के विरुद्ध लड़ाई करें। All this made the small landowners sell their lands to the जमींदार and money lenders. और जितने भी स्मॉल लैंड ओनर्स थे उन्होंने अपनी जो भूमि थी वो जमींदार को बेच दी और मनी लेंडर्स को बेच दी। नेक्स्ट आया एग्रेरियन राइट्स, यानी कि जो कृषि के लिए दंगे हुए। द पीस एंड कंडीशन वॉज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। जब ब्रिटिश शासन हुआ उस दौरान जो किसानों की स्थिति थी वो बहुत ज्यादा बुरी हो गई। इंडिया बिकम एन एग्रीकल्चर कॉलोनी ऑफ इंडस्ट्रियल ब्रिटेन। इंडिया क्या बन गया, एक ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल की एग्रीकल्चर कॉलोनी बन गया। इंडियन एग्रीकल्चर सफर्ड, और इंडियन एग्रीकल्चर को, भारतीय कृषि को सफर्ड करना पड़ा बिटवीन 1765 एंड 1857, लगभग 1765 से 1857 के बीच में। A number of revolts led by farmers, फार्मर द्वारा बहुत ज्यादा दंगे किए गए, बहुत ज्यादा क्रांतियां की गई। रेवेन्यू फार्मर्स एंड ब्लेजर्स, किस लिए, ताकि जो उन पर लगाया हुआ कर था उसके विरुद्ध। मोस्ट ऑफ द पीसेंट्स में से बहुत ज्यादा जो किसान थे, एंड समटाइम फॉर्मर सोल्जर्स, और कभी कभी सोल्जर्स भी, उन्होंने भी इन दंगों को क्या किया, ज्वाइन किया। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स वर स्ट्रिक्टली अपोज्ड टू दिस हैवी रेवेन्यू। ज्यादातर जो फार्मर थे वो क्या थे, इस भारी कर के, भारी राजस्व के बिल्कुल विपरीत थे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ कमीशन टू इंक्वायर वेयर द दक्कन राइट्स टुक प्लेस इन पुणे। जो गवर्नमेंट थी इंडिया की, उसने क्या किया, एक कमीशन अपॉइंट किया, क्योंकि जो दंगे हो रहे थे दक्कन में, उन्होंने पुणे में और अहमदानगर में क्या ले लिया था, एक स्थान ले लिया था। इट एनिमसली हेल्ड दैट पॉवर्टी एंड द कंसिक्वेंट इंडेबिटनेस ऑफ द कल्टीवेटर्स मेड देम अटैक द रिच मनी लेंडर्स। इससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा गरीबी आ गई, और जो किसान थे, कल्टीवेटर्स थे, उन्होंने क्या किया, रिच मनी लेंडर्स पर अटैक करना शुरू कर दिया। द फार्मर्स ऑफ ईस्ट बंगाल जैसर्स रिवोल्टेड इन 1883 एंड अगेन इन 1890। जो फार्मर्स थे ईस्ट बंगाल के, उन्होंने 1883 में क्रांति करनी शुरू कर दी, और दोबारा से फिर उनकी क्रांति शुरू हुई 1889 से 90 में। द सेवेंथ डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी, लगभग 19वीं शताब्दी का जो 7th डिकेड था, विटनेस्ड लार्ज स्केल लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वो गवाह है, क्योंकि उसी समय जो लैंड की प्रॉब्लम हुई थी लार्ज स्केल पर, वो बहुत ज्यादा हुई थी। द मोपिला फार्मर्स ऑफ नॉर्थ केरला रिवोल्टेड अगेंस्ट द ऑपरेशन लेट लूज बाय द लैंड ओनर्स। नेक्स्ट हमारा आया था इंडिगो रिवोल्ट, यानी कि जो नील विद्रोह हुआ वो क्यों हुआ। इंडिगो रिवेलियन वाज अनदर इंपॉर्टेंट पीसेंट इनिशिएटिव which took place in the 19th century in Bengal. It is said to have begun in February-March 1859 when thousands of peasants refused to grow indigo anymore. इंडिगो रिवॉल्यूशन जो था वो एक अन्य महत्वपूर्ण इनिशिएटिव था जिसने 19th सेंचुरी में बंगाल में अपना स्थान लिया। ऐसा कहा जाता है कि लगभग फरवरी-मार्च में 1859 में क्या हुआ, जब ज्यादातर जो किसान थे उन्होंने इंडिगो यानी कि नील की खेती करनी शुरू कर दी। इंडिगो वॉज यूज्ड एज डाई इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। जो इंडिगो था उसका प्रयोग किस लिए किया जाता था, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में डाई करने के लिए किया जाता था। इंडिगो मैन्युफैक्चर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी एंड फ्लोरिश्ड इन बंगाल एंड बिहार। जो इंडिगो मैन्युफैक्चर था वो लगभग भारत में 18th सेंचुरी के लास्ट में इंट्रोड्यूस्ड हुआ और बंगाल और बिहार में बहुत ज्यादा समृद्ध होने लगा। Indigo planters gained notoriety for their operation, which was vividly portrayed by the famous Bengali writer Dinbandhu Mitra in his play नील दर्पण in 1860। जो इंडिगो प्लांटर थे उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा नॉइट्री गेन की, किससे, अपने ऑपरेशन से, जो कि बहुत ज्यादा फार्मर्स में जैसे कि दीनबंधु मित्र था, उनका प्ले था नील दर्पण में 1860 में। The invention of a synthetic dye gave a big blow to the indigo industry and it gradually declined। जो इन्वेंशन था सिंथेटिक डाई का, उसने एक नील विद्रोह में बहुत ज्यादा
बिग बिलो दिया और बहुत जल्दी ही ये खत्म हो गया। द इंडिगो इंडस्ट्री डिक्लाइन later due to production of the German synthetic dye which was cheaper and more durable। जो इंडिगो इंडस्ट्री थी वो डिक्लाइंड हो गई, जो प्रोडक्शन था जर्मन सिंथेटिक डाई का, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चीपर था और मोर ड्यूरेबल था। द सरप्राइजिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस रिवोल्ट वाज द सपोर्ट इट गॉट फ्रॉम द बंगाली इंटेलिजेंसिया हु हैड अदरवाइज शोन नो इंटरेस्ट इन द अर्लियर प्रेजेंट मूवमेंट। जो इसका सरप्राइजिंग एस्पेक्ट था इस विद्रोह का, वो क्या था, बंगाली इंटेलिजेंट की तरफ से सपोर्ट था, वरना क्योंकि जो और लोग थे उन्होंने इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। दिस रिवोल्ट इलिकेटेड मच सपोर्ट फ्रॉम द प्रेस। इस विद्रोह को प्रेस की तरफ से भी ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। द न्यूज़पेपर डिस्क्राइब द एट्रोसिटीज, और जो न्यूज़पेपर थे उन्होंने किसको डिस्क्राइब किया, एट्रोसिटीज को डिस्क्राइब किया। The 18 years old Shishir Kumar Ghosh, the founder editor of Amrita Bazar पत्रिका, devoted himself to organizing the indigo cultivators। लगभग 18 साल के शिशिर कुमार घोष जो कि फाउंडर एडिटर थे किसके, अमृता बाजार पत्रिका के, उन्होंने अपने आप को इंडिगो कल्टीवेटर ऑर्गेनाइज करने में डेवोट कर दिया। इन अप्रैल 1860 और अप्रैल 1860 में ऑल द कल्टीवेटर्स ऑफ बरशाह सब डिवीजन अंडरटुक द फर्स्ट ग्रेटेस्ट स्ट्राइक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पीजेंट्री। जितने भी कल्टीवेटर्स थे बरसात सब डिवीजन के, उन्होंने क्या किया, एक पहली ग्रेट स्ट्राइक जो कि भारतीय इतिहास में जानी जाती है उसको स्थान दिया। दे डिक्लेयर्ड अ स्ट्राइक अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ द प्लांटर्स एंड रिफ्यूज्ड टू शो इंडिगो। उन्होंने क्या किया, स्ट्राइक को डिक्लेयर किया, ऑपरेशन को किया, प्लांटर्स को किया, सो इंडिगो को रिफ्यूज कर दिया। हवलदार सियोर खान हु वाज हेड ऑफ द इंडिगो फैक्ट्रीज, जो कि क्या थे, इंडिगो फैक्ट्रीज में थे, डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ अप्रैल 10, 1860 इन अ लेटर। उन्होंने एक लेटर में इसको डिस्क्राइब किया है। दिस वॉज अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पीजेंट्री। उन्होंने कहा है कि पीजेंट्री के इतिहास में एक अनोखा इवेंट था। दे फेस द ब्रुटलिस्ट्स unleashed upon them by the landlords and the British officers with courage and determination। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक ऐसा सामना किया लैंडलॉनर्स के द्वारा जो कि ब्रिटिश ऑफर्स के द्वारा बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चय और साहस भरा था। Soon the rebellion spread in many areas, और जल्दी ही ये क्या हुआ, बहुत ज्यादा एरिया में फैल गया था। प्लांटर्स वर इन अ पैनिक, और जो प्लांटर्स थे वो बहुत ज्यादा घबराहट में आ गए, उन्होंने गवर्नमेंट की हेल्प मांगी। द लिमिटेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जेपी ग्रांट मेड अ नंबर ऑफ पीजेंट एंड हैड टू प्रॉमिस रिलीफ। उन्होंने क्या किया, उनको प्रॉमिस किया कि वो रिलीफ करवाएंगे। द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू अपॉइंट अ कमेटी व्हिच वाज टू डेवलप अपॉन द करप्ट प्रैक्टिस रिलेटेड टू द सिस्टम एंड सजेस्ट मीन टू रिड्यूस इट। गवर्नमेंट ने जल्दी एक कमेटी अपॉइंट कर ली ताकि जो एक करप्ट प्रैक्टिस है इनके बारे में जांच की जा सके और इनको सजेस्ट किया जा सके। लगभग 1866 से 1868 में दरभंगा चंपारण जो कि बिहार में हुआ, वो नील फार्मर्स के विद्रोह का क्या था, विटनेस था। द फाइनल ब्लो टू ग्रोइंग इंडिगो केम व्हेन अ सिंथेटिक डाई वाज इन्वेंटेड। जो फाइनल ब्लो था इंडिगो ग्रोइंग का वो कब आया, जब सिंथेटिक डाई इन्वेंट हो चुका था। बट इंडिगो प्लांटेशन कंटिन्यूड इन बिहार, लेकिन इंडिगो प्लांटेशन बिहार में कंटिन्यूड रहा। इट वॉज महात्मा गांधीज एफर्ट इन 1918 दैट फाइनली द ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव रिलीफ टू द पुअर पीसेंट ऑफ चंपारण। जो महात्मा गांधी के एफर्ट द्वारा 1918 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने पुअर पीसेंट को चंपारण में क्या दे दिया, आराम दे दिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम केस स्टडी पंजाब। 15th and 16th century marked the period of watershed in the history of Punjab through teachings of Guru Nanak Bhakti movement received a great impetus. Maharana Ranjit Singh, in the words of Persian writer, changed Punjab from Matam Koda to Bhage Bhashist. After two adverse Anglo-Sikh wars, Punjab was finally annexed to the British Empire in 1849. 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच का जो पीरियड माना जाता है पंजाब के इतिहास में, वो वाटरशेड का पीरियड माना जाता है। इसके बीच में जो गुरु नानक की शिक्षाएं थी, भक्ति मूवमेंट थे, उसने बहुत ज्यादा ग्रेट इम्पेटस रिसीव किया। लेकिन जो महाराणा रंजीत सिंह थे उन्होंने क्या किया, पंजाब को मातम कुदा से भागे वशिष्ठ में बदल दिया, और जो 2 एंग्लो सिख वार हुए उसके बाद में पंजाब का पूरी तरह से ब्रिटिश एम्पायर में विलय हो गया। द फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल हैड begun long before Mahatma Gandhi's arrival on the scene. The revolt found expansion through the movement of a rebellious of reformer character. First, it was a Namdhari sect which believed in self-discipline and self-rule. Punjab was in the vanguard of India's
Freedom struggle on all fronts of in India and abroad. Punjab's hardship did not end with independence. जो फाइट थी ब्रिटिश रूल के खिलाफ, उसमें महात्मा गांधी ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। तो जो रिवॉल्ट फाउंड एक्सप्रेशन हुआ, जो मूवमेंट हुआ वहां पर रिवाइवलिस्ट का, रिफॉर्मर कैरेक्टर का, सबसे पहले उसमें नामधारी सेक्ट जो कि क्या विश्वास करते थे, सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ रूल पर विश्वास करते थे। पंजाब क्या बन गया, वैनगार्ड बन गया इंडिया का, और फ्रीडम स्ट्रगल होने लगा सभी इंडियन के सामने और विदेशियों के सामने। नाउ वी टर्न टू द पंजाब वेयर कैनल इरिगेशन ब्रॉट अबाउट मेनी चेंजेस। अब पंजाब में क्या हो गया, वहां पर कैनल इरिगेशन में बहुत ज्यादा बदलाव आ गए। द कैनल इरिगेशन रिसीव्ड अ बूस्ट अराउंड द 13th century when the Persian wheels were used for irrigation in Punjab. Right from early times, tanks, wells, canals and river dams had been built through governmental and community efforts to help in agriculture. The Shah Nehar was constructed by Shah Jahan in 17th century. The Doab region of Punjab were a greater beneficiary of the extension and irrigation through wells or canals. Punjab being an irrigation state where very high priorities given to agriculture development. जो कैनल इरिगेशन था उसको एक बूस्ट मिल गया लगभग 13वीं शताब्दी में, जब पर्शियन व्हील्स जो थे उनका प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाने लगा। और जो बहुत पहले के अधिकार थे जैसे टैंक, वेल और कैनल से क्या की जाती थी, गवर्नमेंटल और कम्युनिटी की तरफ से कृषि की जाती थी। शाहजहां द्वारा 17वीं शताब्दी में एक नहर बनवाई गई जो दोआब वाले इलाके थे पंजाब के, वो की ग्रेट इलाके थे क्योंकि उसमें नदियां, कैनल और वेल द्वारा सिंचाई होती थी। पंजाब एक कृषि स्टेट बन गया जहां की हाई प्रायोरिटी क्या थी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट थी। The water available in Punjab is much less as compared to the land potential. Therefore, to maximize production per unit of water resource, it is emphasized to utilize every drop of water available judiciously and carefully. Even government of Punjab is taking up a number of projects for the diversification of crop due to better irrigation management, and additional 0.97 lakh hectare of area has been brought under cotton crop in various cotton growing district of Punjab. जो वाटर अवेलेबल होता था पंजाब में वो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता था, इसीलिए जो वाटर था, वाटर रिसोर्स जो थी पर यूनिट वो बहुत ज्यादा क्या हो गई, जुडिशली और केयरफुली ड्रॉप होने लगी। जो गवर्नमेंट थी पंजाब की उसने बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट उसमें लाए ताकि जो बेटर इरिगेशन मैनेजमेंट है वो क्या हो सके, उसमें अंडर कॉटन क्रॉप उग सके। Many multi-purpose river valley projects have been constructed in Punjab after independence, as Ranjit Sagar Dam, Bhagra Nagal Dam, etc. for the development of irrigation and agriculture. Canal irrigation system was well developed. Many canals are proposed to convert from non-perennial to perennial as banner canal system. बहुत ज्यादा बांध बनवाए गए जैसे रंजीत सागर बांध या भागरा नागल बांध, किसके लिए, सिंचाई के लिए और कृषि के लिए। और इन सिंचाई सिस्टम को बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड किया गया। द बैकवर्ड कांडी एरिया इन पंजाब हैज बीन डेवलप्ड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ 11 low dams irrigating area of 12 hectare and completion of Kandi canal with irrigate area of 1986 hectare, bringing in green revolution on the area. 1615 deep tube well for irrigation purpose and additional length of 3905 kilometer water courses still in line on the state. जो बैकवर्ड कांडी एरिया था उसको डेवलप्ड किया गया, उसमें 11 लो डैम बनवाए गए और लगभग 12,000 हेक्टेयर की जो भूमि थी उसको पर सिंचाई करने के लिए ग्रीन रेगुलेशन लाया गया। आफ्टर द कॉलोनाइजेशन, और जब कॉलोनाइजेशन हो गया पंजाब का, द ब्रिटिश फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रैपिड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या किया, एक रैपिड एग्रीकल्चर पॉलिसी को अपना लिया। द कैनल इरिगेशन वॉज अ प्राइमरी इनपुट फॉर दैट पर्पज, और जो कैनल इरिगेशन थी उसको प्राइमरी इनपुट कर दिया गया इस उद्देश्य के लिए। द परवारी दोआब कैनल वॉज द फर्स्ट वन टू बी बिल्ट इन 1860-61। जो परवारी दोआब कैनल थी उसको बना लिया गया। इट प्रिंसिपली एम्ड एट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट टू री-इनहेबिटेड the disbanded Sikh army personnel. The Sirhind canal was completed by 1887। जो सिरहिंद कैनल थी उसको 1887 में कंप्लीट किया गया, इट इरिगेटेड, और इससे कितने लगभग 7,28,424 हेक्टेयर भूमि पर जो कि फिरोजपुर, लुधियाना या फिर
किसमें? पटियाला के पार्ट में, नाभा, फरीदकोट, जिंद, मलकोट और कलसिया में सिंचाई की जाती थी। अब मेजर कॉलोनाइजेशन एक्सपेरिमेंट, जो मेजर कॉलोनाइजेशन एक्सपेरिमेंट हुआ वो लगभग 1846 से 1888 के बीच में हुआ। व्हेन एन एफर्ट वाज मेड, जिससे सिंचाई का जो एफर्ट मेड बना वो क्या बना? 17,600 हेक्टेयर जो था वो वेस्ट लैंड का, मुल्तान डिस्ट्रिक्ट का, उस पर भी वाटर का प्रयोग किया गया सतलुज नदी से। और पंजाब में लगभग 1885 में 29.3% कल्टीवेटेड लैंड जो था उस पर सिंचाई की जाने लगी। और वहीं 1938 से 39 के बीच में ये क्या बढ़कर हो गया 57.4%। और लगभग 95.5% जो थे वो गवर्नमेंट कैनल सिस्टम के अंतर्गत आते थे और 9.3% वेल्स के अंतर्गत। द कैनल इरिगेशन सिस्टम जो था पंजाब में वो ब्रिटिश द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था और जो कि सबसे ज्यादा विश्व में लार्जेस्ट था। व्हीट एंड कॉटन जो थे वो लार्जेस्ट क्रॉप थे। लाइव स्टॉक और पोल्ट्री प्रोडक्शन जो था वो इंपॉर्टेंट ड्राई एरियाज बन गया था। नेक्स्ट है थिंक एंड आंसर, आपको सोचकर आंसर करना है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट, व्हाट इज अ महल? महल क्या था? तो महल मीन्स होता था ब्लेज। व्हाट इज अ परमानेंट सेटलमेंट? ये मैंने आपको बताया था। हु वाज अ गवर्नर व्हेन कंपनी इंट्रोड्यूस्ड टू जमींदार? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट आती है आपकी इंपॉर्टेंट टर्म्स, जिसमें फर्स्ट है रैयत, एन इंडियन पीसेंट और टेनेंट फार्मर्स। एग्रेसिव पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ अनड्यू इंटरफेरेंस एंड अटैक। Indigo, a plant needed to make a deep blue eye dye for the textile industry. Maharwari system, it was a modified form of the zamindari system. Next, a quick brush up. The establishment of British rule in India changed political, economic, social and cultural life of Indians. The permanent settlement was introduced in 1793 by Lord Cornwallis. Jute, poppy, cotton, sugarcane and tea were known as cash crops or commercial crops. The Indigo Revolt was started in March 1859 when thousands of peasants refused to grow indigo anymore. The canal irrigation system established in Punjab by the British is the largest in the world. Next चलते हैं इसके एक्सरसाइज पर, जिसमें फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। The Indigo Revolt took place in West Bengal. Maharwari system was a modified form of zamindari system. The British introduced the sunset laws in 1794. Who was the founder editor of Amrita Bazar Patrika? शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट आते हैं ट्रू और फॉल्स। परमानेंट सेटलमेंट हैड प्रूव्ड टू बी फाइनेंशियल लॉस फॉर द कंपनी, दिस इज ट्रू। द इंडियन रेवेन्यू चार्ज अंडरटेक द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज क्वाइट लो, दिस इज आल्सो ट्रू। इन द रैयतवाड़ी सिस्टम द कल्टीवेटर वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनर ऑफ दिस प्लॉट एंड लैंड, दिस इज आल्सो ट्रू। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल एंड द लैंड रेवेन्यू वाज पीरियडिकली रिवाइज्ड आफ्टर 20 or 3 years, this is false. In the first half of the 19th century, the East India Company exported raw material like raw cotton and silk instead of exporting cloth. This is true. Shipbuilding became an important study in the 17th and 18th century. This is also true. Next, a very short answer type questions. Name some commercial crop grown by Indian farmers. इसके आंसर में आपको लिखना है जूट, पॉपी, कॉटन, शुगरकेन एंड टी वर नोन एज कैश क्रॉप्स और कमर्शियल क्रॉप्स। Who described the event of April 10, 1860 in a letter? Let's see the answer of this question. इसका आंसर आप लिखेंगे हवलदार से लेकर लेटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who described the event of April 10, 1860 in a letter? Let's see the answer of this question from chapter. इसका आंसर आपको लिखना है हवलदार से लेकर लेटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट कैनल बिल्ट इन 1860-61 फॉर द प्राइमरी इरिगेशन इनपुट। इसका आंसर आप लिखेंगे द अपर वेरी दोआब। नेक्स्ट है, व्हाट वाज लॉर्ड कॉर्नवालिस ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन इंडिया? लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका आंसर आपको लिखना है कॉर्नवालिस ग्रेटेस्ट अचीवमेंट से लेकर ऑफ 1793 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस क्या हैं आपके? फॉर व्हाट रीजन द इंडिगो इंडस्ट्री डिक्लाइंड इन लेटर 19th century? लेट्स सी द आंसर। इसका आंसर आपको लिखना है इंडिगो वॉज से लेकर
ग्रेजुअली डिक्लाइन तक। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज describe the sunset law. Let's see the answer of this question. The answer of this question from the company introduced when it was due. आप इसको पूरे पैराग्राफ को लिखेंगे. Let's see the next question. Why was the Mahalwari system also called the Blaise system? Let's see the answer. The answer of this question from the Mahalwari system से लेकर called the Blaise system तक. Next question है आपका write a short note on the Indigo revolt. Let's see the answer. इसका आंसर आपको लिखना है in April 1860 से लेकर डिटरमाइनेशन तक. नेक्स्ट आपके आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट है हाउ डिड सोसाइटी चेंज ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड. लेट्स सी द आंसर. विद द न्यू लॉ से लेकर आप लिखेंगे हैंड्स ऑफ द न्यू रूलर्स तक. नेक्स्ट क्वेश्चन है in which part of the country was the Rayatwadi system adopted? What was its main features? इसका आंसर आपको लिखना है बाय द एंड से लेकर बॉम्बे प्रेसिडेंसीज तक. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट. द मेजर फीचर से आप लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट तक. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ एरिजियन सिस्टम ऑन द पीपल. इसमें आप लिखेंगे दे हैड अ से लेकर बैड इफेक्ट ऑन द पीपल. फर्स्ट पॉइंट इसमें ये है और सेकंड पॉइंट इन द कंट्री तक. नेक्स्ट क्वेश्चन है How does the canal irrigation help people in Punjab? Let's see the answer. इसमें आपको लिखना है द कैनल इरिगेशन तक, कैनल इरिगेशन से कल्चरल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट तक. नेक्स्ट आपके आती है स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज, जिसमें फर्स्ट है थिंक बियॉन्ड एंड आंसर. आपको सोचकर आंसर करना है. बिफोर द अराइवल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर टैक्स कलेक्शन वाज द टाइटल रिपब्लिक्स गिवन टू द विलेज एक्ट. इफ यस एंड व्हाई. With only limited land reforms implemented in some parts of the country, have we failed to correct the historical wrongs of British land revenue system and land holding patterns? Project work है visit some villages and try to understand how land revenue is charged from the landlords and the cultivators. Cross connect make a PowerPoint presentation on the topic the Indigo revolt. Thank you students.